हाँ हेलो। वो देख रहे हैं न्यूक्लियर फिज़िक्स चल रहा है, न्यूक्लियर फिज़िक्स हम पढ़ा रहे हैं कई रोज़ से। तो इसमें लेज़र हमने बताया था, लेज़र ट्रांजिशन कैसे कैसे होता है, सारी बातें डिटेल की गई थी। और उसमें रूबी लेज़र बताया था हमने पहले। ये हीलियम नियन लेज़र है। ये लेज़र का क्वेश्चन पार्ट सेकंड में भी आता है, पार्ट थर्ड में भी आता है। ये न्यूक्लियर फिज़िक्स का पोर्शन है। पार्ट सेकंड में न्यूक्लियर फिज़िक्स नहीं पढ़ना है, लेकिन ऑप्टिक्स में ये इंक्लूडेड है हीलियम नियन लेज़र। तो इसीलिए ये पार्ट 2 पार्ट 3 दोनों वालों के लिए है। ओके, नाउ यूसी के साथ क्या होता है लेज़र। लेज़र समझते हैं हम लोग। लेज़र में मेन बात ये होती है कि साहब एक्साइटेड स्टेट से वो ग्राउंड स्टेट में जो आता है मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स या फिर वो एटम्स जो भी है, तो ऐसी हालत में वो एनर्जी रिलीज़ करता है। अब वो एनर्जी जो होती है वो कोहेरेंट होती है। कोहेरेंट का मतलब एक ही फेज़ में होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है, माने एकदम एक इसमें मोनोक्रोमेटिक होता है, यानी प्योर लाइट होता है। और फिर वो इसीलिए हमने कहा था लाइट एमिशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो प्रिंसिपल इसका सिंपल है, प्रिंसिपल बहुत मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन भी बहुत आसान, लिखना भी लड़कों के लिए बहुत आसान। उसमें होता यह है कि साहब वो एक ट्यूब होता है और एक ट्यूब में भरा रहता है ये हीलियम नियन गैस। हीलियम नियन गैस भरा रहता है। हीलियम होता है, हीलियम नियन का रेशियो, चूँकि हीलियम हल्का गैस है, नियन थोड़ा भारी है। हीलियम का यूनो के साथ एटॉमिक नंबर 2 है, जबकि नियन का 10 है। तो रेशियो भी वही होता है, 7:1 का रेशियो होता है हीलियम नियन का। तो ये रहता है, इसमें हीलियम नियन गैस होता है इसके अंदर में। ये एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर में आपके सिलेंडर ऐसा है जिसका आप देख रहे हैं दोनों पार्ट खुला है, लेकिन दोनों पार्ट खुला नहीं है, दोनों पार्ट बंद है। और ये बंद है बहुत अच्छे मिरर से, बहुत अच्छा मिरर, बहुत अच्छा मिरर, माने ये हाईली रिफ्लेक्टिंग मिरर है। ये हाईली रिफ्लेक्टिंग मिरर, ये देखिए ऐसे 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 कर देंगे। इसके अंदर में ऐसा नहीं कुछ करना, इसलिए कि ये मिरर का एक साइड होता है रफ़ और एक साइड होता है स्मूथ। ये साइड स्मूथ है, ये साइड रफ़ है पीछे वाला। देन ये हाईली पॉलिश्ड मिरर है। हाईली पॉलिश्ड मिरर इसलिए है कि साहब ये पूरा का पूरा लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। नहीं, जैसे भी मॉलिक्यूल्स इस पर इंसिडेंट होगा, वो मॉलिक्यूल्स एटम्स, हीलियम का एटम ही हीलियम का एटम है। हीलियम नियन में मॉलिक्यूल बोलने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज कि साहब हीलियम नियन गैस जो है, वहाँ रूबी लेज़र में मॉलिक्यूल था, Al2O3 था, क्रोमियम आयन था मिला हुआ, लेकिन बट इन हीलियम नियन लेज़र देयर आर एटम्स। तो हीलियम का एटम, नियन का एटम जब भी इस पर पड़ेगा तो इसका रिफ्लेक्शन होगा। ये परफेक्टली कहते हैं रिफ्लेक्टिंग मिरर होता है। और यहाँ भी इसी तरह से यहाँ ये होता है, लेकिन ये जो है यहाँ भी मिरर लगा रहता है लाइक दिस। थोड़ा सीधा करके कर लीजिए, ये दिस, ये इस तरह से यहाँ भी मिरर होता है, लेकिन ये मिरर जो होता है ये रहता है, माने परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग नहीं होता। ये थोड़ा ट्रांसमिशन भी इसमें होता है, यानी हेवीली पॉलिश्ड नहीं होता। ये हाईली पॉलिश्ड है, हाईली सिल्वर्ड है, ये सेमी सिल्वर्ड है। दिस कैन बी कॉल्ड सेमी सिल्वर्ड। ये सेमी सिल्वर्ड मिरर है, माने इससे रिफ्लेक्शन भी होगा, ट्रांसमिशन भी होगा, लेकिन इससे पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन होगा। और इसके अंदर में हीलियम नियन गैस भरा हुआ है, इसके अंदर में हीलियम नियन गैस है। और इसका रेशियो 7:1 या 5:7:1 का रेशियो है। इसका रेशियो भी ठीक ये रहता है, ये गैस है इसके अंदर। अब इसको जोड़ दिया जाता है एक डिस्चार्ज ट्यूब से, यानी ऐसा ट्यूब जिसके चलते यहाँ ये डिस्चार्ज होगा। ये गैस जो अंदर में है, जो बहुत कम प्रेशर पर है, ये एट प्रेशर, ये हीलियम नियन गैस बीइंग एट प्रेशर इसका जो होता है एट प्रेशर, हम लिख दें नीचे में, ये एट प्रेशर कितना पर, एट प्रेशर 1 mm ऑफ Hg, 1 mm ऑफ Hg, या इसको 1 टॉर भी कह सकते हैं। 1 टॉर जानते हैं नॉर्मल प्रेशर होता है अपने यहाँ, जो हम लोग जिस प्रेशर में रह रहे हैं हवा के, वो 760 mm ऑफ Hg है ना।
और या 760 टॉर है। 1 mm ऑफ Hg को 1 टॉर भी कहते हैं। और फिर पास्कल में आवे तो 10⁵ पास्कल के करीब है, ऐसा ही सिस्टम है। ये हीलियम नियन गैस बहुत कम प्रेशर पर है। कम प्रेशर पर जब रहेगा तो इसका मतलब यह है कि वहाँ एटम्स की तादाद कम होगी, और जब डिस्चार्ज होगा तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यानी इलेक्ट्रॉन अलग होगा और फिर एटम मॉलिक्यूल ये क्या कहते हैं उसका न्यूक्लियस अलग होगा। दैट इज़ कॉल्ड डिस्चार्ज। चार्ज का अलग होना इज़ कॉल्ड डिस्चार्ज हमेशा। देन ये सिस्टम है इलेक्ट्रिकल टू कॉज डिस्चार्ज। ये सिस्टम है इलेक्ट्रिकल, ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम या इलेक्ट्रिकल डिवाइस या डिस्चार्ज कॉजिंग सिस्टम, इसको कह देंगे हम डिस्चार्ज कॉजिंग सिस्टम। ये सिस्टम है जिसके चलते डिस्चार्ज हो। अब होगा ये कि साहब जब ये अंदर में टूटेगा एटम, उसको एनर्जी मिलेगी तो वैसी हालत में रेडिएशन निकलेगा, माने स्पार्क होगा। स्पार्क जैसे होता है स्पार्क होगा माने फोटोन निकलेगा। लाइट माने हमेशा हम कहते हैं लाइट इज़ क्वांटा फोटोन। रेडिएशन निकलेगा, जहाँ कहीं अभी देख रहे हैं ना सोलर रेडिएशन है, सन के चलते लाइट है, उसी तरह से देयर आर सो मैनी रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होता है, और उसके चलते यहाँ रेडिएशन होगा। रेडिएशन होने का मतलब फोटोन होगा। अब फोटोन जो है तो यहाँ से फोटोन का एमिशन मान लीजिए तो रिफ्लेक्ट करेगा, यहाँ इस पर जो पड़ेगा फोटोन वो डायरेक्ट ऐसे लौटेगा ये पड़ेगा। लेकिन यहाँ से आके यहाँ रास्ते में कुछ फोटोन ऐसे हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा, कुछ इधर हो जाएगा, है ना। और ये कुछ होगा सीधा भी जाएगा, सीधा माने डायरेक्ट इस पर पड़ने वाला, ये फोटोन जाएगा। ये सब फोटोन है, ये निशान जो हमने बनाया ये सारा फोटोन, माने फोटोन की एनर्जी भी नो एच न्यू। कहीं पर किताब में यहाँ एच न्यू लिखा होगा, हो भी सकता है, लेकिन उसका मतलब समझिए वो लिखने से ये हो जाएगा। अब यहाँ जो है कुछ फोटोन जो ऐसे पड़ेगा वो लौट आएगा। लाइट ऐसे पड़ेगा तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा, लाइट ऐसे पड़ेगा तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा, अंदर ही में प्रेशर बढ़ेगा, उसका रेडिएशन प्रेशर बढ़ेगा। लेकिन जो फोटोन ऐसे जाएगा 2-4-5% फोटोन, बहुत नहीं, 2-4-5% फोटोन जो है उसका एमिशन सीधे ऐसे होता है, माने डायरेक्ट। अब सीधे डायरेक्ट जो ऐसे लाइट पड़ेगा माने फोटोन, तो इसका रिफ्लेक्शन होगा माने लौटेगा। अब ये लौटेगा तो ये इस तरह से लौटेगा, लाइक दिस, देखिए ये लौटा। अब ये फिर ये 2 फोटोन यहाँ आएगा, ये डायरेक्ट फिर यहाँ पड़ेगा, फिर यहाँ से चलेगा। अब यहाँ जो आएगा तो 4 फोटोन हो जाएगा, ये 4 फोटोन हो जाएगा लाइक दिस। फिर यहाँ से 4 ऐसे लौटेगा, फिर यहाँ आएगा तो ये 8 फोटोन हो जाएगा। इसलिए कि साहब यहाँ से 2 फोटोन जो चलाई डायरेक्ट यहाँ पड़ा, तब ये लौटेगा। अब फिर यहाँ से लौटने वाला, फिर यहाँ से 2 जाने वाला, वो लौटेगा तो 4 हो जाएगा, माने अब जो जाएगा तो 4 जाएगा, फिर जाएगा तो 8 जाएगा, एंड लाइक दिस। नतीजा है कि साहब इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, बहुत कम समय में यहाँ फोटोन का प्रेशर बढ़ जाता है। और फोटोन का प्रेशर जो बढ़ेगा तो यही सीधा वाला जो फोटोन है यही बाहर निकलेगा, लाइक दिस ये निकलेगा, एंड दिस इज़ लेज़र, ये लेज़र होगा, दिस इज़ लेज़र रेडिएशन, वो लेज़र रेडिएशन यही होगा। और बहुत ज़्यादा इसकी एनर्जी होगी, सब कुछ होगा। अच्छा, साथ साथ ये है कि ये लेंथ जो है इसका ट्यूब का लेंथ, ये ट्यूब जो है, इस ट्यूब लेंथ भी जो होता है वो फोटोन जो निकलता है, इससे जो फोटोन निकलेगा वो 18.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन निकलता है। तो वो फोटोन जो निकलेगा उसमें ऐसा है, क्या कह रहे थे, हाँ, उस फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी होगी, उसका जो वेवलेंथ होगा, उस वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल। फोटोन है, फोटोन की एनर्जी सब लोग जानता है, h होता है, ये hc/λ होता है, पीछे भी पढ़ा है। तो ये h और c तो कांस्टेंट टर्म है, असल मतलब है लेमडा से। वेवलेंथ जितना कम होगा एनर्जी उतना ज़्यादा होगी, वेवलेंथ जितना ज़्यादा होगा एनर्जी उतना कम होगी। तो यहाँ जो है ये एनर्जी निकलती है, और एनर्जी जो निकलती है तो साहब वो ये एनर्जी डिपेंड करता है लेमडा पर ही, या h न्यू पर, आइदर न्यू और लेमडा। न्यू माने फ्रीक्वेंसी, लेमडा माने वेवलेंथ। दीज टर्म्स आर वेरिएबल,
अदरवाइज दिस टर्म इज़ कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये दिस टर्म इज़ वेरिएबल। तो इसमें जो इसकी जो लंबाई होती है, ये लंबाई निकलने वाले फोटोन के वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। याद रखना चाहिए, लेंथ ऑफ ट्यूब कंटेनिंग हीलियम एंड नियन, ट्यूब कंटेनिंग हीलियम एंड नियन, ये बराबर होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ये वेवलेंथ, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेम्डा। लेम्डा क्या है? ये लेम्डा वेवलेंथ है, नहीं लेम्डा नहीं, रादर लेम्डा बाई 2। ये लेम्डा वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ है, ये हाँ लेम्डा वेवलेंथ है, ठीक है। ये ऊपर में लेम्डा लिख लीजिए, वेवलेंथ ऑफ एमिटेड रेडिएशन। तो इस तरह से ये हम कह रहे थे कि साहब वो बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा एनर्जी यहाँ निकलती है। कम टाइम का मतलब हम बताएंगे तो वो 10⁻³ सेकेंड, 10⁻5 सेकेंड। अब कहिए इसका मैकेनिज़्म होता कैसे है, यानी ये किस तरह से ऐसा कर देंगे और निकलेगा, माने कैसे ऐसा हुआ। तो उसकी थ्योरी हमने बताई थी पहले भी, रूबी लेज़र में भी, यहाँ भी थ्योरी है। यानी होता यह है कि साहब कोई भी एटम, कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी आयन ग्राउंड स्टेट में होता है। जब उसको एनर्जी मिलती है तो वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है, और एनर्जी मिलती है और एक्साइटेड स्टेट में जाता है, जिसको कहते हैं मेटास्टेबल स्टेट। लेकिन एक्साइटेड स्टेट में जो है मॉलिक्यूल्स या एटम्स, जो भी है, यहाँ एटम्स है, यहाँ मॉलिक्यूल्स नहीं है। रूबी लेज़र में मॉलिक्यूल्स था, तो हम इसीलिए चूँकि लेज़र की बात कर रहे हैं, सो आई एम टॉकिंग ऑफ मॉलिक्यूल एंड एटम बोथ। आइदर मॉलिक्यूल में भी एक्साइटेड टू एमिट लेज़र और एटम्स में भी एक्साइटेड टू एमिट लेज़र। तो ये मॉलिक्यूल्स और एटम्स जो भी होता है वो एक्साइटेड स्टेट में, और एक्साइटेड स्टेट में रहने का हमने कहा था कि एक टाइम होता है, वो टाइम उतना देर से ज़्यादा नहीं रह सकता। तो ज़्यादा से ज़्यादा देर जो रह सकता है, माने कम, हाँ उसमें कम से कम देर जो रह सकता है, कम से कम टाइम जो एक्साइटेड स्टेट में होता है, वो 10⁻8 सेकेंड होता है, 10⁻8 सेकेंड। तो अब इस टाइम को बढ़ाना, 10⁻8 सेकेंड ये टाइम होता है जितना टाइम में एक्साइटेड स्टेट में रहेगा, उसके बाद फिर ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। अब इससे ज़्यादा टाइम, माने हमने कहा था कि साहब अक्सर रूबी लेज़र वाले इसमें भी या लेज़र के डिस्कशन में बताया होगा कि हम लोग ज़मीन पर रह रहे हैं, दिस इज़ आवर ग्राउंड स्टेट। नहीं, सारा मॉलिक्यूल, सारा एटम्स हवा का है, सब दे आर इन ग्राउंड स्टेट। लेकिन ग्राउंड स्टेट से अगर हम ऊपर चले जाएं, यानी हम गाड़ी पर चढ़ जाएं, तेज़ी से चलने लगें, हवाई जहाज़ पर चढ़ जाएं, रॉकेट पर चढ़ जाएं, तो ऐसी हालत में वी आर इन एक्साइटेड स्टेट। और एक्साइटेड स्टेट में कोई चीज़ हमेशा नहीं रह सकती, ये कानून है, नेचर है। फिज़िक्स तो नेचर ही का साइंस है, नेचर है। कोई चीज़ गाछ पर कोई चढ़ जाएगा तो चढ़ा रहेगा, हमेशा नहीं चढ़ा रहेगा, उसको तो उतरना ही है आज न कल, चाहे जितनी देर में उतरे। तो उसमें जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो एक्साइटेड स्टेट में होता है वो होता है 10⁻8 सेकेंड, तो नॉर्मल हालत में। अब उसको बढ़ाने के लिए वहाँ टाइम, माने लाइफ टाइम वहाँ बढ़ाने के लिए पॉपुलेशन इन्वर्जन किया जाता है। पॉपुलेशन इन्वर्जन भी मेन चीज़ है, यानी ऐसा किया जाता है कि साहब एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ़ एटम्स, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हो और ग्राउंड स्टेट में कम हो। अभी हम वो डायग्राम भी बना देंगे ग्राउंड स्टेट का और इसका। तो ग्राउंड स्टेट में कम होना चाहिए और ये कम हो और एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा हो, तो इसको कहते हैं हम लोग पॉपुलेशन इन्वर्जन। इन्वर्ट करना माने उलटना होता है, पॉपुलेशन का उलट जाना, आबादी का उलट जाना। ऐसा अननेचुरल है, ये ज़बरदस्ती हो सकता है, नेचर नहीं ऐसा प्रोवाइड करता। आज भी देखते हैं, हमेशा हम कहते हैं ज़मीन पर रहने वाले लोगों की तादाद ज़्यादा है और प्लेन में उड़ने वाले लोगों की तादाद आज भी कम है। प्लेन में जो लोग उड़ रहा है दे आर इन एक्साइटेड स्टेट कहा जा सकता है, मैंने कहने के लिए। सिमिलर इज़ द सिचुएशन विथ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। Atoms and molecules always tend to be in
ग्राउंड स्टेट, लेकिन इफ़ दे आर प्रोवाइडेड विथ सफिशिएंट एनर्जी दे गो टू एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में रहने का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम होता है, हमने बताया 10⁻⁸ सेकेंड, इससे ज़्यादा देर रह नहीं सकता, वो फिर चलाना है नीचे। तो अब उसमें वहाँ किया ये जाता है कि साहब इसका टाइम बढ़ाने के लिए लगातार भेजा जाता है एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को, कि अगर 1-2 गिरेगी भी तो 10 आदमी ऊपर पहुँच जाए। और फिर ऐसा हो कि वहाँ एक्साइटेड स्टेट में पॉपुलेशन मॉलिक्यूल्स का, एटम्स का ज़्यादा हो और ग्राउंड स्टेट में कम हो। देन दिस इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन इन्वर्जन। इसमें जहाँ कहीं भी लेज़र ट्रांजिशन है, जो लेज़र कई तरह का है, आगे चल के पीजी के क्लासेस में और ज़्यादा लेज़र पढ़ना है। सेमीकंडक्टिंग लेज़र है, NY-YD लेज़र है, NE-YD लेज़र है, तो देयर आर सो मैनी लेज़र्स। जहाँ कहीं भी लेज़र है, ये बात जो हम बता रहे हैं हर जगह एप्लीकेबल है कि साहब पॉपुलेशन इन्वर्जन होना चाहिए। पॉपुलेशन इन्वर्जन का मतलब नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन excited state should be larger than those of in ground state, than those in ground state. ground state में जितना है उससे ज़्यादा होना चाहिए excited state। तो excited state में जाने के बाद अब वहाँ किया ये जाता है कि साहब वो मेटा स्टेबल स्टेट कहते हैं कि साहब एक्साइटेड से थोड़ा नीचे जो होता है दैट इज़ मेटा स्टेबल स्टेट। मेटा स्टेबल स्टेट में जब आता है वो, तो वहाँ एनर्जी ज़्यादा रहती है। अब उसके बाद मेटा स्टेबल स्टेट से अब जो डाउन होता है, नीचे आता है, देन दैट इज़ कॉल्ड लेज़र ट्रांजिशन। वो लेज़र एनर्जी छोड़ता है, और जब वो लेज़र ट्रांजिशन होता है तो उसमें सारा एटम्स, सारा मॉलिक्यूल से निकलने वाला रेडिएशन और इन सेम डायरेक्शन और ऑफ सेम कलर, माने सेम वेवलेंथ, एंड ऑल आर इन सेम फेज सेम होता है, जिसको कोहेरेंट कहते हैं। एक ही कलर का होता है उसको मोनोक्रोमेटिक कहते हैं, एक ही डायरेक्शन में होता है उसको डायरेक्शनल कहते हैं। तो ये होता है, और फिर दैट इज़ कॉल्ड लेज़र, और फिर उससे बहुत काम हो सकता है। अब समझने के लिए हम कहते हैं कि साहब चूँकि कंसेप्ट नहीं होगा, कंसेप्ट होना समझने में, इतना बताने में भी हम और अभी बताएंगे, लेकिन हम बताते कि साहब मान लो ये ट्यूब है, ट्यूब से लाइट निकल रहा है, लाइट निकल रहा है, यहाँ भी डिस्चार्ज हो रहा है, देयर इज़ ऑल्सो डिस्चार्ज। तो ये लगा हुआ है, जैसे हम लोग दो लगाए हुए हैं, तो प्लग को 2 तार यहाँ भी लगा हुआ है, किधर है किधर, और अंदर में गैस है भरा हुआ, मरकरी का गैस है, हीलियम का गैस है, एंड उसका डिस्चार्ज हो रहा है। तो नियन ट्यूब लोग कहता है, नियन का गैस है, नियन ट्यूब भी आता है, हीलियम ट्यूब आता है। देन वो डिस्चार्ज हो रहा है। अब वो डिस्चार्ज जो हो रहा है तो उसमें हो ये रहा है कि फ़ोटोन निकल रहा है। लाइट माने फ़ोटोन है, लाइट माने बीम ऑफ फोटोन्स, हमेशा फ़ोटोन निकल रहा है, लेकिन ये फ़ोटोन डायरेक्शनल नहीं है, माने इधर भी भाग रहा, उधर भी भाग रहा, उधर भी भाग रहा, उधर भी भाग रहा। इसकी एनर्जी पूरे कमरे में फैली हुई है, पूरे कमरे में सारा फोटोन्स पूरे कमरे में फैला हुआ है। और अगर ये ऐसा नहीं करे, माने इसमें बस जुगाड़ यही किया गया है कि सारा फोटोन निकल तो रहा ही है, डिस्चार्ज हो ही रहा है, अगर उस सारा फोटोन इधर उधर न जाके सब एक ही तरफ जाए, तो सब एक ही तरफ जाए, मान लो कि साहब इस दीवार की तरफ जाए, तो उतना फोटोन की एनर्जी तो एक ही दीवार पर पड़ेगी ना। अभी जो फोटोन की एनर्जी पड़ रही है वो छत पे भी पड़ रही है, ग्राउंड पे भी पड़ रही है, इस वाल पे भी, उस वाल पे भी, इधर भी उधर भी, चारों तरफ, तो एनर्जी कम हो रही है। अगर सारा एक डायरेक्शनल हो जाए, यूनी डायरेक्शनल हो जाए सारे का सारा, तो ऐसी हालत में क्या होगा कि साहब उस दीवार पर प्रेशर बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिकली वो दीवार को गिरा देगा, समझाना। और वो प्रेशर बढ़ेगा, फिर उसकी एनर्जी और ये होती है, कम बेश होती है। किसी की एनर्जी तो एक दूसरे को डिस्टर्ब करता है, तो नहीं, सब की एनर्जी सेम है, चिनी हुए चिनी हुए चिनी हुए, माने सब का फ्रीक्वेंसी सेम, यानी सबका वेवलेंथ सेम। सबका वेवलेंथ सेम होने का मतलब मोनोक्रोमेटिक, एक रंगा प्रकाश। तो इसीलिए जहाँ कहीं भी लेज़र होगा तो वहाँ देयर विल बी मोनोक्रोमेटिसिटी होना ज़रूरी है, कोहरेंस होना ज़रूरी है। कोहरेंस का मतलब एक फेज़ में होगा। अब जैसे वाइब्रेशन होता है ना, फोटोन में ये वाइब्रेशन का निशान है, हमने बताया ये वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन का निशान है। तो सेम फेज़ में एक का अगर वो ऊपर नीचे जो करता है, तो वाइब्रेशन सब, एक ऊपर होगा तो सब ऊपर होगा, एक नीचे होगा तो सब नीचे होगा, मीन्स कि साहब वाइब्रेशन सेम फेज़ में होगा। अगर अलग फेज़ में हो तो फिर इंटरफेरेंस होगा तो एक फोटोन दूसरे फोटोन को खा जाएगा, तो फिर वहाँ एनर्जी का लॉस होगा। तो दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ लेज़र। लेज़र इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कि साहब हमने जो बताया, बस दिस यू रिमेंबर दिस एग्जाम्पल कि साहब इस ट्यूब को देखो, यहाँ से भी फोटोन निकल रहा है, यहाँ भी डिस्चार्ज हो रहा है,
लेकिन दीज आर नॉट लेज़र्स बिकॉज कि दे आर नॉट डायरेक्शनल्स, दे आर नॉट मोनोक्रोमेटिक, दे आर नॉट कोहेरेंट होना चाहिए, मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए, यूनिडायरेक्शनल होना चाहिए, देन इट विल बी हाईली एनर्जेटिक, नहीं अदरवाइज नॉट। समझाना अभी भी एनर्जी मिल रही है किसी कमरे में, लेकिन सिंस दे आर नॉट डायरेक्शनल, दे आर नॉट इन फेज, सो दिस इज़ नॉट लेज़र। यहाँ थोड़ा सा जुगाड़ लगा के लेज़र बना दिया। अब होता यह है कि साहब यहाँ ये मान लीजिए हीलियम है, ये ग्राउंड स्टेट में, ये नियन है, ये ग्राउंड स्टेट में, और उसके बाद इसको एनर्जी देंगे। ग्राउंड स्टेट में जो एनर्जी है ये ग्राउंड स्टेट कहलाता है। इसको एनर्जी देंगे तो साहब यहाँ मान लीजिए ये एक्साइटेड स्टेट में आ गया। इसको भी एनर्जी देंगे तो ये एक्साइटेड स्टेट में इसकी एनर्जी होती है वो 20.61 के करीब है, 20.61 एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी एनर्जी होती है। ये एक्साइटेड स्टेट है। और इसका जो एक्साइटेड स्टेट होता है थोड़ा ज़्यादा होता है, ये यहाँ कॉलिजन होता है, यहाँ ये एक्साइटेड स्टेट इसका भी है, ये भी एक्साइटेड स्टेट है, ये भी एक्साइटेड स्टेट है। तो और यहाँ ये कॉलिजन होता है, कॉलिजन ऑफ हीलियम एंड नियन, ये कॉलिजन ऑफ हीलियम एंड नियन होता है, कॉलिजन ऑफ हीलियम एंड नियन इसका ये कॉलिजन होगा। और यहाँ इसकी एनर्जी हो जाएगी 20.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गेन करता है ड्यू टू कॉलिजन बिटवीन हीलियम एंड नियन एटम्स। हीलियम एंड नियन एटम्स, एटम्स ही बोलिएगा, मॉलिक्यूल्स नहीं बोलिएगा, बिकॉज के साहब हीलियम नियन आर इनर्ट गैस, दे डोंट फॉर्म मॉलिक्यूल नहीं। अब रूबी लेज़र में था देयर वाज मॉलिक्यूल, वहाँ मॉलिक्यूल्स था, बट हेयर देयर इज़ नो मॉलिक्यूल। हीलियम नियन इज़ ऑलवेज माने इनर्ट गैस, दे डोंट रिएक्ट विथ ईच अदर। तो ये 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता है। उसके बाद यहाँ ये मेटा स्टेबल स्टेट में आता है, यहाँ से ये नीचे उतरता है, पॉपुलेशन इन्वर्जन यहीं पे होता है। मेटा स्टेबल स्टेट में हमेशा पॉपुलेशन इन्वर्जन होता है, ये मेटा स्टेबल स्टेट कहलाता है। फिर यहाँ से ये जो आएगा, यहाँ से अब ये जो नीचे आएगा तो यहाँ ये लेज़र ट्रांजिशन कहलाता है, ये लेज़र ट्रांजिशन होगा और इसमें ये एनर्जी इस तरह से निकलेगी, लेज़र ट्रांजिशन होगा। उसके बाद ये रेडिएशन लेस ट्रांजिशन होगा और फिर इधर और इधर और इधर आएगा, ये लाइक दिस, ये रेडिएशन लेस ऐसे होगा, दिस रेडिएशन लेस ट्रांजिशन होगा नहीं। और ये तब ये यहाँ से ग्राउंड स्टेट में ये यहाँ आ जाएगा, दिस इज ग्राउंड स्टेट, ये रेडिएशन लेस ट्रांजिशन। ये एक्साइटेड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट है हीलियम एटम का एक्साइटेड स्टेट। यहाँ हम लिख सकते हैं कि यहाँ से कॉलिजन हुआ है, ये कॉलिजन का निशान है। ये यहाँ 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये भी एक्साइटेड स्टेट है, लेकिन इसकी एनर्जी बढ़ गई है नियन की एनर्जी या हीलियम की एनर्जी कॉलिजन की वजह से। अब फिर यहाँ से ये जो आया है ये मेटा स्टेबल स्टेट है, मेटा स्टेबल स्टेट है ना, मेटा स्टेबल स्टेट। और यहाँ पर एनर्जी वही मान उतनी ही रहेगी जितना यहाँ है, लेकिन ये अभी स्टेबिलिटी से कम है, थोड़ा छोड़ेगा। और ये लेज़र ट्रांजिशन है, ये लेज़र ट्रांजिशन वाला एनर्जी हो गया, लेज़र ट्रांजिशन। और इसकी एनर्जी होती है लगभग 18.60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी होती है। और यहाँ के बाद ये है रेडिएशन लेस ट्रांजिशन। रेडिएशन लेस का मतलब हुआ कि अब बोलते तो रेडिएशन लेस हैं, लेकिन रेडिएशन लेस ही होता नहीं, तो रेडिएशन निकल ही रहा है, लेकिन रेडिएशन ऐसा निकल रहा है कि उससे लेज़र नहीं निकलेगा। ये देखो ये एक ही डायरेक्शन में है तो ये लेज़र है, दिस इज़ लेज़र। लेकिन यहाँ भी तो बनाया हमने फोटोन, ये सब है, ये भी फोटोन, बट दे डोंट फॉर्म लेज़र, ये लेज़र नहीं है, बिकॉज के साथ दे आर नॉट डायरेक्शनल, दे आर नॉट कोहेरेंट, सो इट कैन नॉट बी टर्म्ड एज लेज़र। देन दिस इज़ लेज़र लेस, ये ट्रांजिशन लेस या रेडिएशन लेस ट्रांजिशन इसको कहते हैं। दिस इज़ रेडिएशन लेस ट्रांजिशन, ये है रेडिएशन लेस ट्रांजिशन है ना, ट्रांजिशन ये इसको। और फिर ये ग्राउंड स्टेट है, दिस इज़ ग्राउंड स्टेट, यहाँ इसका ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट में इसकी एनर्जी सिर्फ 18.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब रहती है, नहीं 18.67 तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ है। ये ग्राउंड स्टेट में जो एनर्जी है कुछ भी रह सकती है, ग्राउंड स्टेट में इसकी एनर्जी जो भी है, ये भी इसका भी ये ग्राउंड स्टेट है ना। ये हीलियम का है, ये नियन का ग्राउंड स्टेट। तो इसमें जो आता है वो कोई इसी तरह से आ सकता है लाइक दिस, माने रेडिएशन लेस ट्रांजिशन। डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आएगा, एनर्जी निकले भेगी नहीं, नो रेडिएशन, यहाँ कोई रेडिएशन नहीं होगा, नो रेडिएशन। यहाँ रेडिएशन होगा
यहाँ ये यहाँ से यहाँ तक जो आएगा रेडिएशन लेस ट्रांजिशन लिखा है, लेकिन साहब वहाँ लाइट होगा मगर लेज़र नहीं होगा। लेज़र लेस ट्रांजिशन लिखना ज़्यादा अच्छा है। लेज़र लेस ट्रांजिशन अगर इसको लिख दें तो ये ज़्यादा अच्छा है। लेज़र लेस ट्रांजिशन नहीं, माने इसमें लेज़र नहीं होगा, लेज़र ट्रांजिशन यही है, दिस इज़ लेज़र ट्रांजिशन। तो ये हो गया यहाँ देयर विल बी नो रेडिएशन, ये फिर चलाएगा ग्राउंड स्टेट में, फिर इसको एनर्जी दीजिएगा, फिर एक्साइटेशन होगा, फिर जाएगा। इस तरह से ये एनर्जी डायग्राम इसका बना सकते हैं। तो इसको याद रखना चाहिए, ये इतना ही करना है। अब लैंग्वेज जितना हम बोले उतनी बात याद रखिए, उतना लिखाना और आप हमसे इस पर बोर्ड पर लिखना तो नहीं होगा। लड़के सामने होते तो हम लिखवा देते, डिक्टेट करा देते जितना बोले, अदरवाइज़ ये इतना ही होगा। याद रखिएगा, इसमें लिख दीजिएगा माने लेज़र का जब क्वेश्चन लिखिएगा तो लिख दीजिएगा कि साहब लेज़र की क्या क्या ख़ास बात है। 3-4 ख़ास बात है, 4 बात एकदम याद रखिएगा। मोस्ट हायर एनर्जेटिक होता है, और दूसरी बात यह कि सब कोहेरेंट होता है, माने एक ही फेज़ में होता है। सब होता है यूनि डायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में होता है, और साथ साथ एक रंग हाईली एनर्जेटिक होता है। हाईली एनर्जेटिक, मोनोक्रोमेटिक, कोहेरेंट, ये सारी चीज़ें होती हैं। एंड ये सब डायरेक्शनल सिमेट्री होती है, कहते हैं एक ही दिशा में सब होगा। पहली बात। दूसरी बात ये कि साहब जहाँ तक पूछता है कभी कभी सेकंड पार्ट में कि लेज़र का यूज़ क्या है, तो लेज़र का वाइड यूज़ है आज के डेट में। बड़े बड़े पहाड़ में सुराख करना है, छेद करना है पत्थर में, उसके लिए लेज़र का इस्तेमाल करते हैं। छोटे से छोटी सर्जरी करनी है, उसमें लेज़र का इस्तेमाल करते हैं बिकॉज इट इज़ मोस्ट पॉइंटेड वन। जिस तरह से साहब पानी एक तरफ फेंक देते हैं चला जाता है, लेकिन पानी अगर पंप करते हैं तो एक ख़ास डायरेक्शन में जाता है, और जब एक ख़ास डायरेक्शन में जाएगा तो एनर्जी मिलेगी। उसी तरह से इसका हर जगह रिसर्च में यूज़ है, इंडस्ट्री में यूज़ है, मेडिकल में यूज़ है, इंजीनियरिंग में यूज़ है। एवरीवेयर लेज़र आर यूज्ड एंड लेज़र हैज़ बिकम वेरी कॉमन टुडे। माने इन दिस मार्केट नाउ, मार्केट में भी लेज़र आपको टॉर्च मिल जाएगा, फला मिलेगा, चिला मिलेगा। देखिएगा वो एक जगह यहाँ से जलाइएगा तो एक के पॉइंट पर लाइट पड़ेगी, उसका लाइट छितराएगा नहीं। देन दैट इज़ कॉल्ड लेज़र। ओके, इतना ही रखिए।